एवरीवन, आई एम विशेष सहेर एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। एंड इस यूनिट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसके पास, जो हम अपनी डीएनए टेक्नोलॉजी में उसको यूज कर सकें। हमने देखा था जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है उसके पास होनी चाहिए ओराए। ओराए क्या है? ओराए है ये हमारे पास कोई भी क्लोनिंग वेक्टर है उसके पास एक इस क्लोनिंग वेक्टर के पास हमारी क्या होनी चाहिए? ओराए होनी चाहिए। ओराए क्या करेगी? हमारी जो भी हमारा वेक्टर होगा, जो भी हमारा ये वेक्टर है, इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करेगी। हमारा जो भी वेक्टर है उसकी क्लोनिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अगर उसके पास ओराई है वो तभी ही रेप्लिकेट कर सकती है। उसकी कॉपी नंबर्स को भी कौन डिफाइन करेगा? ओराई। ओराई हमारा क्या काम कर रहा है? एक तो रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर रहा है, और क्या कर रहा है? हमारा कॉपी नंबर को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है उसकी जो ओराई है वो उसका ये फंक्शन होगा कि जो हमारा ओराई है वो एक तो इनिशिएट करेगा हमारी रेप्लिकेशन को। जो भी हमारा वेक्टर है उसकी कॉपीज जो बनेंगी, कॉपीज बनना कौन स्टार्ट करेगा? ओराई। जिस भी वेक्टर के पास ओराई होगा वही हमारा वेक्टर खाली रेप्लिकेट कर सकता है। अगर उस वेक्टर के पास ओराई नहीं है तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसकी कॉपीज नहीं बन सकती। तो ऐसे वेक्टर को हम यूज करके हमारा कुछ फायदा ही नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? जो हमारा होस्ट है हमें उसमें क्या करना है? हमें उसमें एक ऐसा वेक्टर डालना है जिसकी बहुत सारी कॉपीज बने, और जो आगे फर्दर जनरेशन्स जाएंगी इस होस्ट की, जो फर्दर जब ये होस्ट रेप्लिकेट करेगा उसमें भी ये जो हम वेक्टर डालेंगे उसमें भी उसकी कॉपीज हों, ऐसा वेक्टर चाहिए। और जब हमारा वेक्टर कॉपी ही नहीं करेगा, अगर उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं है, ओराई ही नहीं है, तो वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, और रेप्लिकेट नहीं करेगा तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उसके पास क्या होनी चाहिए? ओराई होनी चाहिए। तो ओराई एक तो रेप्लिकेशन इनिशिएट करेगी, और दूसरा फंक्शन है ओराई का कि जो हमारी कॉपीज बन रही हैं, जो भी हमारा वेक्टर है उसकी जो कॉपीज बन रही हैं उनके नंबर को डिफाइन करता है। मतलब कि एक ये जो हमारा वेक्टर है इसकी 10 कॉपीज बनेंगी या 100 कॉपीज बनेंगी। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी जो ओराई है उसका कॉपी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा उसका कॉपी नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉपीज बनेंगी, और उतने ही ज़्यादा वो हमारा हेल्पफुल रहेगा। जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस हमें करानी है, जो हमारा होस्ट को हमें ट्रांसफॉर्मेंट बनाना है, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जो हमारी जो जीन जो डालनी है डिजायरेबल जीन, उसकी उतनी ही ज़्यादा कॉपी नंबर्स बनेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट था सिलेक्टेबल मार्कर। हमने ओराई को इन डिटेल कर लिया था। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्टेबल मार्कर। तो आज हम देखेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या यूज़ है और किस तरीके से वर्क करते हैं और हमारे लिए क्यों यूज़फुल है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स को हम किस लिए यूज़ कर रहे थे? हम अपने जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, हमारे वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर्स किस लिए होने चाहिए? जो हमारा वेक्टर है, हमारे पास ये वेक्टर है, इसमें हमने क्या करा? इसको हमें क्या करना है? इसमें हमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालनी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी। ये क्या है? हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। और डिजायरेबल जीन। जब हम अपने इस वेक्टर में डिजायरेबल जीन डालेंगे, इस जीन को डालने के बाद हमें हमारे जो वेक्टर है हमें इसमें किस में डालना है? होस्ट में। ये जो होस्ट है, हम जब इस वेक्टर को अपने होस्ट में डाल देंगे तो हमारे पास काफी सारे होस्ट हैं। ये जो होस्ट है हमने इसमें भी डाला अपना वेक्टर, और इस वाले होस्ट में भी डाला। तो हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं, हमने हमारे पास 3 होस्ट थे। तो एक में तो हमारा वेक्टर जो गया सक्सेसफुली चला गया,
तो जिस भी होस्ट में हमारा वेक्टर चला जाएगा सक्सेसफुली, वो वाला कौन सा होस्ट होगा? ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट होगा। ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा वेक्टर है इसमें हमने क्या डाली है? जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इस वेक्टर में डाली है, इस वेक्टर में जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है, इसके जो भी कैरेक्टर होंगे, ये हमने क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिए अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो जिस भी हमारे कैरेक्टर के लिए हमने ये वाली जीन ऑफ इंटरेस्ट ली है वो हमने अपने वेक्टर में डाल दी। तो इस वेक्टर में डालने की वजह से क्या होगा? इसकी कॉपीज होंगी और उन कॉपीज को हम किस में डालेंगे? अपने होस्ट में डालेंगे। और होस्ट में ये जो 3 होस्ट है, एक होस्ट होगा जिसमें हमारे पास ये जो 3 होस्ट थे, तो हमारे ज़रूरी नहीं है कि जो हमने वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है वो सारे ही जितने भी हमारे पास वेक्टर की कॉपीज आई हैं, जितने भी हमारे पास वेक्टर्स थे, जितने भी प्लाज्मिड थी, उनको ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ही हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो जाए। लाइगेट होना पॉसिबल नहीं है सक्सेसफुली 100%। तो फिर क्या होता है? किसी किसी वेक्टर में हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ जाती है और किसी किसी में नहीं आती है। तो जैसे इस वाली में हमारे पास क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गई, इस वाली में नहीं आई, पर हमें पता नहीं है क्योंकि जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो फिर जब हमें इन वेक्टर्स को अपने होस्ट में डालेंगे, होस्ट में डालने के बाद क्या होगा? किसी में हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला वेक्टर था वो गया और किसी में जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला वेक्टर नहीं गया। तो फिर उसमें क्या होगा? इसमें तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली हमने, हमारा वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए। उनमें क्या हो गया? जो इसके जीन सीक्वेंस था उसमें चेंज हुआ एक फॉरेन डीएनए आने की वजह से। फॉरेन डीएनए कौन सा है? जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली है। तो इसमें क्या हो गया? जब हमने इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली, यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेंट। ये वेक्टर क्या बन गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालने की वजह से ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर। और जब हम इस वेक्टर को अपने होस्ट में डालेंगे, जिस भी होस्ट में जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला वेक्टर होगा वो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, क्योंकि इसके पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर। ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर है और कुछ ऐसे होस्ट होंगे जिनमें कि ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर नहीं है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट। तो फिर इन होस्ट को, ये जो अलग अलग होस्ट है जिनमें हमने डिजायरेबल जीन किसी में है और किसी में नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वेक्टर में हमारी डिजायरेबल जीन है और किस में नहीं है? तो हमारे पास ये जो 3 डिफरेंट होस्ट हैं उनमें हमने क्या करे? अपने वेक्टर्स डाले। तो कुछ ऐसे होस्ट थे जिनमें वेक्टर्स गए ही नहीं। यहाँ पे क्या है? इनका खाली अपना डीएनए है और इनके पास क्या है? इनके पास इनके वेक्टर्स नहीं गए किसी में। यहाँ पे जो हमारे वेक्टर्स थे वो गए ही नहीं। और कुछ ऐसे थे जिनमें वेक्टर्स तो गए पर जो वेक्टर्स थे उनमें डिजायरेबल जीन नहीं थी, वो ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर्स नहीं थे। और कुछ होस्ट हमारे ऐसे थे जिसमें हमारी क्या गई? जिसमें कि हमारा वेक्टर भी गया और वेक्टर कैसा वाला गया? जो कि ट्रांसफॉर्मेंट था। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब उसमें डिजायरेबल जीन जो हमें इंसर्ट करनी थी वो चली गई सक्सेसफुली। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऐसे होस्ट हैं जिनमें हमारे डिजायरेबल जीन है और जिनमें हमारी डिजायरेबल जीन है नहीं है? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या करा? जो हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, हमारा जो प्लाज्मिड है, हमारा जो वेक्टर है, उसमें हमने क्या करा? सेलेक्टेबल मार्कर्स इंसर्ट करे। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर्स है हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। हमारे जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है वो क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो हमारे वेक्टर थे, जो हमारे पास वेक्टर थे, उनमें हमने क्या करा? आर्टिफिशियली दूसरे बैक्टीरियाज से लेके हमारी क्या करी? हमने उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दी, ताकि हमें ये पता चल सके जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट
होस्ट का पता चल सके, मतलब पता चल सके कि हमारे जो होस्ट है उसमें किस में तो हमारी डिज़ायरेबल जीन गई है, सक्सेसफुल हुए हैं हम डिज़ायरेबल जीन डालने में, और किस में नहीं हुए हैं, और किस में हमारा जो वेक्टर है वो ही नहीं गया। तो इनको हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या करे, सेलेक्टेबल मार्कर्स अपने वेक्टर में इंसर्ट करें। और सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या थे हमारे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। फिर है हमारा थर्ड फीचर जो कि हमारे वेक्टर के पास होना चाहिए, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या है, क्लोनिंग साइट एक ऐसी जगह, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी डिज़ायरेबल जीन डालें। जो भी हमारा ये वेक्टर है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो डिज़ायरेबल जीन है, जो हमारे पास एलियन पीस ऑफ डीएनए आया है, जो हमने लिया है दूसरे किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी होस्ट से हमने लिया है, उसको हम किस में डालें, जो हमारा वेक्टर है उसको हम किस ऐसी साइट पे डालें, किस जगह पे डालें जो कि वो रेप्लिकेट हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, ये क्लोनिंग साइट्स होती हैं हमारी, जहाँ पे भी हम अपने जो वेक्टर है उसमें हम अपनी क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो किस तरीके से हमारे जो वेक्टर है उसमें वर्क करते हैं, और हम उनको किस तरीके से, जो हमारा होस्ट है, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग हम कर सकते हैं। किस तरीके से हमें पता चलेगा कि जो हमारा होस्ट है उसमें वेक्टर गया, और गया तो अगर उसके पास डिज़ायरेबल जीन है या फिर नहीं। तो ये हमारे पास है प्लाज्मिड PBr32, इसका अपना नॉमेनक्लेचर है। प्लाज्मिड्स को हम अपने जो नाम देते हैं वो इस तरीके से देते हैं। जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो क्या डिनोट कर रहा है, प्लाज्मिड। सेकंड लेटर, तो ये जो प्लाज्मिड है इसका नाम किस तरीके से रखा गया है, फर्स्ट लेटर जो है हमारा उसको डिनोट करता है प्लाज्मिड को, कि ये एक प्लाज्मिड है, और जो कि किसने डिज़ाइन की है, किसने बनाया है इसको, किस बैक्टीरिया से हमने एक्सट्रैक्ट करा है और किस साइंटिस्ट ने बनाया है, बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये जो हमारा वेक्टर है, ये जो हमारी प्लाज्मिड है, इसको डिज़ाइन किया। और ये जो हमारा नंबर है 332, ये जो हमारा नंबर है 332, ये क्या है हमारा प्लाज्मिड नंबर की, ये जो जिस भी लैब में बनी है ये इस नंबर की प्लाज्मिड है। 332 नंबर की ये हमारी जो है प्लाज्मिड है, वो सेम लैब में बनाई गई है। तो ये हमारा प्लाज्मिड है, इसके पास क्या है, इसके पास हमारी ओराई भी है, इसके पास ओराई भी है, इसके पास क्या है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। एम्पिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक, और ये टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या है हमारी एक एंटीबायोटिक। तो ये जो दो जीन है ये क्या करी गई, ये जो दो साइंटिस्ट है इन्होंने इसको डिज़ाइन करा है। मतलब डिज़ाइन करने का मतलब क्या है, किसी भी बैक्टीरिया या वेक्टर वायरस से निकाला इस प्लाज्मिड को, और इसमें क्या करा, आर्टिफिशियली हमारी जो एंटी रेजिस्टेंट जीन है, ये जो हमारी एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन है, इनको इंसर्ट करा। और ये जो हमारी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है, इनके ऊपर क्या होती है, काफ़ी सारी साइट्स होती है हमारे एंजाइम्स की, अलग अलग एंजाइम्स की साइट्स होती है। तो इस प्लाज्मिड के पास क्या है, एक ओराई भी है, इसके पास रेजिस्टेंट जीन्स भी हैं। ये क्या होंगी हमारी सेलेक्टेबल मार्कर्स। एंटी रेजिस्टेंट जीन हमारी क्या कर रही है, सेलेक्टेबल मार्कर्स का काम कर रही है, और किस तरीके से कर रही है ये अभी हम स्टडी करेंगे। और ये हमारी है EcoR1 हमने पढ़ा था, क्या है ये, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये जो सारे दिए हुए हैं ये क्या है, अलग अलग एंजाइम्स की साइट है, अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग जगह पर साइट है। और ये हमारी ओराई है, ओराई क्या करेगी, हमारी रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन इनिशिएट करेगी और रेप्लिकेशन नंबर को कंट्रोल करेगी कि कितने हमारे जो वेक्टर के रेप्लिकेशन होंगे। और ROP, ये रोप क्या है, ये हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन को डिफाइन करती है। यहाँ के ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसमें कौन सा प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होने के बाद। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जीन है, हमने क्या करा, हमारे पास एक डिज़ायरेबल जीन थी, वो हमें किस में डालनी थी, वेक्टर में डालनी थी।
वेक्टर में डालना था हमें इसको, और इसकी क्या करनी थी, काफ़ी सारी हमें ऐसी वेक्टर चाहिए था जिसकी कॉपीज़ बन जाए। तो हमें इस जो हमारी डिज़ायरेबल जीन है, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए इसमें, इस पूरी ये जो हमारा वेक्टर है इसमें ऐसी कोई जगह चाहिए जिसमें हम इसको डिज़ायरेबल जो हमारी जीन है उसको इंसर्ट कर सकें, और ये क्या हो, हमारी जो वेक्टर है उसकी कॉपीज़ हो, और उसके साथ किसकी कॉपीज़ भी हो, डिज़ायरेबल जीन की। तो ये जो हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो हमने इंसर्ट कराई हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स, हम क्या करते हैं, उनकी ये जो एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स की किसी भी एक एंजाइम की दोनों जो हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं इन पे ही हम क्या करेंगे, अपनी जो डिज़ायरेबल जीन है उसको इंसर्ट कराएंगे। ये जो एंजाइम है हमारे पास BAMH1, इस BAMH1 पे हमारी जो डिज़ायरेबल जीन थी, क्योंकि हमें जो हमारी वेक्टर है उसकी रेजिस्टेंट जीन पर ही हम क्या कराते हैं, अपनी जो डिज़ायरेबल जीन है, ये जो डिज़ायरेबल जीन है इसको हम या तो हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे कराएंगे इंसर्ट, या फिर किस पे करेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर। तो ये जो हमारी डिज़ायरेबल जीन है या तो हम BAMH1 की साइड पे अपनी जो डिज़ायरेबल जीन है उसको डालें, या फिर SAL1 पे, या फिर PVU फर्स्ट पे, या फिर PVU सेकंड पे। इन चारों में से किसी भी साइड पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिज़ायरेबल जीन है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये क्या है, हमारे एज सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हमारी टेट्रासाइक्लिन की जीन है, ये हमारा वेक्टर है, इसके पास एक तरफ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन और रेजिस्टेंट जीन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इनको इंसर्ट करने से क्या हुआ, ये जो हमारा वेक्टर था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन क्या होगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वो होगी जो हमारा एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन सॉल्यूशन या फिर कुछ भी हमारे जो, अगर हम अपने वेक्टर को एम्पिसिलिन से रिएक्ट कराएंगे उसके ऊपर एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो फिर क्या होगा, ये क्योंकि वो एंटीबायोटिक है और ये हमारी प्लाज्मिड किससे ली, हमने बैक्टीरिया से ली है, तो ये फिर क्या हो जानी चाहिए, किल हो जानी चाहिए थी। अगर ये नॉर्मल वेक्टर होता और हमें इस पर या तो एम्पिसिलिन डालते या फिर टेट्रासाइक्लिन कोई भी डालते तो फिर ये क्या हो जाता, किल हो जाता और फर्दर इसकी ग्रोथ नहीं होती। अगर हम इनमें दोनों में से किसी भी या तो एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन अगर हम अपने वेक्टर को इसे रिएक्ट करा देते तो फिर ये क्या होती, आगे फर्दर इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने क्या करा, सेलेक्टेबल मार्कर्स इसीलिए हमने डाले ताकि ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अब क्या करेगी, अगर हम इसको एम्पिसिलिन डाल दें, इसको हम एम्पिसिलिन सॉल्यूशन में डालें अपने वेक्टर को जो हमारी प्लाज्मिड है, ना तो ये तभी किल होगी, और अगर चाहे हम उसमें टेट्रासाइक्लिन, अगर हम इसे एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन दोनों को किसी इन दोनों मीडियम में से किसी में भी डालेंगे तो ये क्या होगा, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, क्योंकि इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन का मतलब है जो कि उनके जो वर्क है, एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक, तो ये क्या करेगी, जो भी बायो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि ये बैक्टीरिया से लिया है तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा। पर क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो ये क्या करेगा, उसके ये जो एम्पिसिलिन है इसके वर्क को रेजिस्ट करेगा और ये किल नहीं होगी और फर्दर इसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन की भी रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन की भी रेजिस्टेंट जीन है। पर किसी भी तरीके से हमने मान लिया कि ये जो हमारे टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन है वो हो गई खराब, हमने उसको खराब कर दिया किसी भी तरीके से, या तो रिमूव कर दिया या उसकी जगह पे कोई और जीन इंसर्ट कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, तो ये रेजिस्टेंट जीन जो है वो खराब हो जाएगी। तो अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारी वेक्टर है वो हो जाएगा किल, टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डालने पर क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। पर अगर ये हमारे एम्पिसिलिन, क्योंकि इसके पास अभी भी एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो अभी भी है,
खराब हमने कौन सी करी है, टेट्रासाइक्लिन वाली करी है। तो फिर एम्पिसिलिन डालने पर ये ग्रो करती रहेगी फर्दर। पर अगर हमने क्या करा, टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन से इसे रिएक्ट करा दिया, टेट्रासाइक्लिन इसको डाल दी इसमें, तो फिर क्या होगा, ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी और ये क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी डिज़ायरेबल जीन है उसको किसी भी एक सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि कोई भी एक जो ये रेजिस्टेंट जीन है दोनों, उनकी जगह पर इंसर्ट कर देते हैं, उनके ये जो एंजाइम्स हैं। माना कि हमें ये जो हमारा BAMH1 है, हम क्या करेंगे, ये जो BAMH1 है इस पे क्या करेंगे, अपनी ये जो डिज़ायरेबल जीन है इसको इंसर्ट करेंगे। तो ये जो हमारी यहाँ पे हमारी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे हमारी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन है। और हमने क्या करा, BAMH1 एंजाइम जो है, हम यहाँ पे एंजाइम डाल सकते हैं, इस एंजाइम की साइड पे हम अपने डिज़ायरेबल जीन भी डाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, BAMH1 की साइड पे, BAMH1 क्या है, एक एंजाइम, तो इसकी साइड पे हमने क्या करा, अपनी जो डिज़ायरेबल जीन थी उसको इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। इसको इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, इसको इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, जो हमारी जब हमने अपनी डिज़ायरेबल जीन, ये क्या है हमारी डिज़ायरेबल जीन को हमने BAMH1 की साइड पे इंसर्ट करा, तो फिर क्या हुआ, जो हमारी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन थी, क्योंकि हमने इसमें क्या इंसर्ट कर दी, एक फॉरेन DNA इंसर्ट कर दिया, तो फिर ये जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन थी उसमें क्या हुआ, उसके सीक्वेंस में चेंज हो गया, और चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो जीन खराब हो गई। अब वो क्या हुआ, जो हमारी डिज़ायरेबल, ये जो हमारी टेट्रासाइक्लिन की जीन थी इसकी रेजिस्टेंसी ये हो गई खराब। तो फिर ये हमारी जो जीन थी टेट्रासाइक्लिन जीन, अब वो क्या हो गया, अभी तक ये जो हमारा वेक्टर है इसके पास एम्पिसिलिन की भी रेजिस्टेंट जीन थी और टेट्रासाइक्लिन की भी। तो अगर हम इसको एम्पिसिलिन में डालते हैं या टेट्रासाइक्लिन में डालते हैं, फर्दर ग्रो करती रहती है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ग्रो करती, डिवाइड करती, अपनी कॉपीज बनाती। पर अब क्या होगा, अगर हम इसको एम्पिसिलिन में डाल दें तब तो ये ग्रो कर जाएगी, ये जो हमारा वेक्टर है वो तब तो ग्रो कर जाएगा जब हम इसको एम्पिसिलिन सॉल्यूशन में डालेंगे। पर क्या होगा, अगर हमने इसको टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डाल दिया या फिर कैसे भी रिएक्ट करा दिया, अगर इसके पास क्या आएगी, टेट्रासाइक्लिन हम डाल देंगे तो ये क्या होगी, किल हो जाएगी और फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पर हमने क्या करा, जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन थी उसमें क्या था, एक एंजाइम BAMH1, और इस BAMH1 की साइड पे हमने क्या करी, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी। तो ये BAMH1 की जो साइड थी वो क्या हुई, हमारी रिकॉग्निशन साइट। जो हमारा थर्ड फीचर था वो क्या था, रिकॉग्निशन साइट। तो रिकॉग्निशन साइट हम किसी भी एंजाइम जो कि हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स पे प्रेजेंट है, वो हमारी क्या होंगी, उनकी जितनी भी साइट्स होंगी, जितने भी एंजाइम्स होंगे, जितने भी एंजाइम्स हैं, उन किसी भी एक एंजाइम्स को हम क्या करेंगे, एंजाइम की साइट पे अपनी डिज़ायरेबल जीन को इंसर्ट कर देंगे, और वो ही क्या कहलाएगी, हमारी रिकॉग्निशन साइट। और जब हमने अपने BAMH1 पे डिज़ायरेबल जीन को डाल दिया तो फिर क्या होगा, हमारी जो टेट्रासाइक्लिन जीन है वो हो गई खराब, और ये खराब होके अब ये कैसा हो गया, पहले ये होस्ट जो था वो था एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वेक्टर, और क्या, और साथ में क्या था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वेक्टर। पर अभी इसका क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन की जो रेजिस्टेंट जीन थी वो हो गई खराब। तो अगर हम उसको टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या होगा, वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन हो जाएगी, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव वेक्टर। मतलब कि जब हम इस वेक्टर को, ये जो हमारा वेक्टर है, एम्पिसिलिन से रिएक्ट कराएंगे तब तो ये ग्रो करेंगे आगे, पर हमारे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हमने खराब करके क्या कर दिया उसको, अब वो खराब हो गई तो वो सेंसिटिव मतलब कि जब भी हमारा टेट्रासाइक्लिन हम सॉल्यूशन या फिर रिएक्ट कराएंगे, सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे या फिर किसी भी फॉर्म में रिएक्ट कराएंगे अपने वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन से, क्या होगा, वो किल हो जाएगी और वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो फिर वो क्या बन जाएगी, इसलिए सेंसिटिव हो गई टेट्रासाइक्लिन से। तो हमने अभी तक क्या करा, जो हमारा वेक्टर था उस पर एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन थी, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट।
टेट्रासाइक्लिन पे हमने क्या करा, अपनी जो डिज़ायरेबल जीन थी उसको इंसर्ट कराया। यहाँ पे डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट कराने की वजह से जो इसकी रेजिस्टेंसी थी टेट्रासाइक्लिन की, वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये खराब हो गया। और हमने किस पे कराया था, यहाँ पे BAMH1 पे। तो इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या बनी, BAMH1 की जो एंजाइम की साइट थी वो क्या बनी, हमारे इस वेक्टर की रिकॉग्निशन साइट। ऐसे बहुत सारी हमारी साइट्स होती है, तो ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन गई। अब ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास होस्ट थे, जो हमारे होस्ट है उनमें हमने जब ये वेक्टर डाला, कुछ ऐसे वेक्टर भी होंगे जिनमें ये जो हमारी डिज़ायरेबल जीन थी, ये जो हमारी डिज़ायरेबल जीन है उनमें नहीं गई हो। और कुछ हमारे जो वेक्टर जो हमने क्या कराया, ये जो हमारे वेक्टर्स हैं इनको अपने होस्ट में इंसर्ट कराया। इंसर्ट कराने के बाद क्या हुआ, जो हमारे होस्ट थे वो ज़रूरी नहीं है कि हर होस्ट ही हमारा जो वेक्टर है उसको एक्सेप्ट कर ले, हर उसमें होस्ट में जो हमारे वेक्टर है वो इंसर्ट हो जाए और कॉपी हो। तो हमारे कुछ होस्ट जो थे वो कैसे होंगे, वो ऐसे होंगे जिनके पास वेक्टर ही नहीं है। और कुछ होस्ट कैसे होंगे, कुछ होस्ट ऐसे होंगे जिनके पास वेक्टर तो है पर जो हमारा वेक्टर है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब जिसके पास डिज़ायरेबल जीन नहीं है। और कुछ वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास वेक्टर भी है और जो हमारे डिज़ायरेबल जीन भी है, वो कैसे वेक्टर्स होंगे, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो एक हमारे पास कैसा आया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसके पास क्या है, ना तो हमारे इसके पास वेक्टर ही नहीं है, इसके पास वेक्टर ही नहीं है। और वेक्टर नहीं है तो इसके पास क्या नहीं होगा, सेलेक्टेबल मार्कर्स, मतलब कि एंटी रेजिस्टेंस जीन भी नहीं होंगी। एंटी रेजिस्टेंस जीन कौन कौन सी है हमारे पास, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो ये दोनों ही नहीं होंगी इसके पास। ये वाला जो वेक्टर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास वेक्टर ही नहीं है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं, इसमें जो हम वेक्टर डालना चाहते थे वो गया ही नहीं, इसने लिया नहीं उस वेक्टर को। दूसरा हमारे पास एक ऐसा होस्ट हो सकता है, ये जो हमारा बी वाला होस्ट है, ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ पर इसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि जो हमारे डिजायरेबल जीन वाला वेक्टर था इसमें वो नहीं आया, इसमें जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था पहले ही से ही जो हमारे रेजिस्टेंट जीन वाले वेक्टर थे वो उसमें, इस वाले में कैसे आया, डिजायरेबल जीन नहीं आई, खाली वेक्टर आया। तो इसके पास वेक्टर तो है, इसके पास वेक्टर है पर इसके पास क्या है, क्योंकि इसके पास वेक्टर है तो इसके पास रेजिस्टेंट जीन भी है, इसके पास वेक्टर्स भी हैं और रेजिस्टेंट जीन्स भी हैं, पर इसके पास क्या नहीं है, डिजायरेबल जीन नहीं है, और इसके पास भी हमारे डिजायरेबल जीन नहीं है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस तो हुआ पर इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इसमें जो हमारा वेक्टर है उसमें डिजायरेबल जीन नहीं आई। और ये कैसा वेक्टर है, ये हमारा जो होस्ट होगा इसके पास हमारी वेक्टर भी है, वेक्टर है तो एंटी रेजिस्टेंट जीन भी है, पर इस वाले के पास जो एंटी रेजिस्टेंट जीन है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन वाली भी है और इसके पास एम्पिसिलिन वाली भी है। इसके पास हमारी जो दोनों जीन है वो एकदम सही है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, डिजायरेबल जीन नहीं है, इसके पास डिजायरेबल जीन है क्योंकि इसके पास डिजायरेबल जीन है। तो डिजायरेबल जीन को हमने कहाँ पे लगाया था, डिजायरेबल जीन को हमने अपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को खराब करने के बाद, मतलब कि BAMH1 उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट जीन थी उसके ऊपर BAMH1 एक एंजाइम था, उसकी साइट थी
उस साइड पे हमने क्या करा, अपने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करा, और डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो टेट्रासाइक्लिन जीन थी वो कैसी हो गई, खराब होकर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन बनी, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी एक जीन रेजिस्टेंट जीन खराब हो गई। तो इसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। इसके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन, इसके पास है हमारी टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन। मतलब कि अगर हमने इसको टेट्रासाइक्लिन से रिएक्ट कराया, इसके ऊपर हमने टेट्रासाइक्लिन डाली, तो फिर क्या होगी, ये वाले जो हमारे वेक्टर है वो खराब हो जाएगा, और ये एम्पिसिलिन डालने पर खराब नहीं होगा। तो हम देखते हैं जो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, पर उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पर उनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, उनके अंदर डिजायरेबल जीन्स नहीं आए। और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनके अंदर डिजायरेबल जीन भी है और एक एंटी रेजिस्टेंट जीन है, दूसरी जो है वो हमने खराब करी। तो देखेंगे हमारे जो सेलेक्टेबल मार्कर्स है वो मतलब हमें किस तरीके से हम इनको अलग कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, दो हम सॉल्यूशन लेंगे, एक लेंगे हम एम्पिसिलिन का, एक लेंगे टेट्रासाइक्लिन का। तो हम अब क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन में हम लेंगे एम्पिसिलिन का और एक हम लेंगे टेट्रासाइक्लिन का। हमें क्योंकि इनको अलग अलग करना है, हमें देखना है किसमें हमारी वेक्टर है, किसमें हमारे वेक्टर नहीं है, और किसमें हमारे वेक्टर तो है पर डिजायरेबल जीन है कि नहीं। तो हमें क्या क्या अलग करने हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट हमें अलग अलग करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन कौन सी रेजिस्टेंट जीन थी, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंट जीन है, एक हमारे पास है एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन और एक हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन। यही हमने जीन अपनी डाली थी, जो हमारी पीबी, कौन सी प्लाज्मिड थी हमारी, PBr32। ये वाला हम प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं, इस वाली प्लाज्मिड के लिए कर रहे हैं। तो इसके पास क्या क्या है, हमारी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन भी है। तो हम क्या करेंगे, एक डिश में हम लेंगे अपनी एम्पिसिलिन और एक में लेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या डाल दी, एम्पिसिलिन, और यहाँ पे हमने डाल दी टेट्रासाइक्लिन। तो एम्पिसिलिन में हम क्या करेंगे, पहले अपने होस्ट को एम्पिसिलिन में डालेंगे। ये जो हमारे होस्ट है उनको एम्पिसिलिन में डाला, A, B एंड C, ये हमारा होस्ट A, B एंड C, और इसमें भी डालेंगे। तो जब हमने अपने होस्ट A को, यहाँ हम देखेंगे ये है होस्ट A, B एंड C। तो जब हम अपने होस्ट A को एम्पिसिलिन में डालेंगे तो ये क्या होगा, ये फर्दर ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास वेक्टर ही नहीं है और वेक्टर के पास ही क्या है, हमारी रेजिस्टेंट जीन्स है। तो जब इसके पास वेक्टर ही नहीं है, तो इसके पास वेक्टर ही नहीं होगा तो एंटी रेजिस्टेंट जीन भी नहीं होंगी। एंटी रेजिस्टेंट जीन नहीं होंगी तो ये क्या है, हमारे जो एम्पिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक होने की वजह से इसमें क्या होगा, एम्पिसिलिन में ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी और ये ए वाला जो होस्ट है हमारा क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा एम्पिसिलिन डालने पर ही। एम्पिसिलिन से जब हम अपने होस्ट ए को डालेंगे एम्पिसिलिन वाले सॉल्यूशन में तो क्या होगा, ये किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसके पास वेक्टर है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये वेक्टर भी नहीं होगा उसके पास वेक्टर नहीं है तो फिर एंटी रेजिस्टेंट जीन भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, किल हो जाएगा। क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होती तभी तो वो उसको बचा पाती, तभी वो इसका जो हमारे एम्पिसिलिन का वर्क था उसको रेजिस्ट कर पाती। इसलिए ना तो ये एम्पिसिलिन को सॉल्यूशन में हम जब डालेंगे ना तो ये इसमें ग्रो कर पाएगी। और सेम जब हम इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है ये दोनों ही। तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसके पास ना तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन थी क्योंकि इसके पास वेक्टर ही नहीं था, और ना ही इसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन थी, तो फिर ये क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो नहीं कर पाएगा, तो ये किल हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास वेक्टर ही नहीं था तभी ये इसमें भी किल हुआ और ये इसमें भी ग्रो नहीं कर पाया, तो दोनों में ही ग्रो नहीं कर पाया। तो इससे हमें क्या पता चला, इसके पास वेक्टर था ही नहीं। फिर हम जब देखेंगे होस्ट बी,
हमने होस्ट बी वाले डाले, होस्ट बी डालने पर क्या होगा, इसके पास वेक्टर है, वेक्टर होने की वजह से इसके पास क्या है, एंटी रेजिस्टेंट जीन भी है। एंटी रेजिस्टेंट जीन किसकी है, एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन है। तो जब हम एम्पिसिलिन में डालेंगे, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन भी है, तो ये क्या करेगा, इसको वर्क को रेजिस्ट करेगा, जो हमारी एम्पिसिलिन है इसके वर्क को रेजिस्ट करेगा और ये इस पर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये इसमें भी ग्रो करेगा, एम्पिसिलिन वाले में भी, और क्योंकि हमारे जो टेट्रासाइक्लिन है वो भी एंटीबायोटिक है और ये इसमें भी ग्रो करेगा, क्योंकि क्या करेगा, ये जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है दोनों के ही वर्क को रेजिस्ट करेगा। और एंटीबायोटिक, हमारी एंटीबायोटिक जो है, हमारा जो होस्ट भी है, होस्ट भी इस पे वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी जो टेट्रासाइक्लिन जीन है वो तो हमने खराब नहीं करी, इसके पास टेट्रासाइक्लिन की भी सही वाली रेजिस्टेंट जीन है और एम्पिसिलिन की भी सही वाली रेजिस्टेंट जीन है। तो ये क्या करेगा, दोनों में ही ग्रो करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसके पास जो वेक्टर हमने डाला है, इसके पास जो वेक्टर है उसमें डिजायरेबल जीन नहीं है, क्योंकि अगर डिजायरेबल जीन होती तो क्या होता, डिजायरेबल जीन होती तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन होती, या फिर एम्पिसिलिन किसी एक जीन पे तो हम डालते ही, सेलेक्टेबल जीन पे ही हम डाल सकते हैं अपने डिजायरेबल जीन। तो एक जीन तो खराब होती तो किसी ना किसी में तो इसे किल होना ही चाहिए था, किसी में तो ये फर्दर ग्रो नहीं करती, क्योंकि ये दोनों में ही ग्रो कर रही है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसके पास डिजायरेबल जीन ही नहीं है, इसीलिए इसके पास दोनों सही रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है, फिर जब हम देखेंगे थर्ड रिकॉम्बिनेंट वाला, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है वेक्टर जिसमें हमने डाला है, उसके पास क्या है, डिजायरेबल जीन है। तो डिजायरेबल जीन होने की वजह से क्या होगा, इसके पास एक टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन होगी। टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन होने का मतलब क्या है कि जो हमारी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, जब हम इसको इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसके पास वेक्टर था, वेक्टर तो है इसके पास, तो वेक्टर है तो एक जीन तो इसकी सही है, तो हम जब इसको एम्पिसिलिन में डालेंगे तो ये ग्रो कर जाएगी, क्योंकि एम्पिसिलिन की इसके पास रेजिस्टेंट जीन है, तो ये क्या करेगी, फर्दर ग्रो कर जाएगी, क्योंकि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन जो है, जब हम उसको एम्पिसिलिन के सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर वो उसका वर्क को रेजिस्ट करेगी और क्या होगा, वो फर्दर ग्रो करेगी। और जो हमारी टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे, जब हम उसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे ये इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जगह अब हमारे पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन, क्योंकि इसमें हमने क्या डाली थी, अपनी डिजायरेबल जीन। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, जिसमें हमने जिस डिश में हमारा टेट्रासाइक्लिन होगा उसमें ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी ना। तो इसमें ये तो इसमें भी नहीं बचेगी, ये इसमें भी ग्रो करेगी, इसमें भी ग्रो करेगी। और हमारी जो सी वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, उसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट जीन है, तो इसमें तो वो ग्रो कर जाएगी, इसमें ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन का मीडियम है और इस मीडियम में डालने की वजह से इसकी जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खराब होने की वजह से फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगी। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो डिजायरेबल जीन हमारे जो वेक्टर प्रॉपर मतलब सक्सेसफुली जो हमारा वेक्टर था डिजायरेबल जीन के साथ, वो किस में गया, होस्ट सी में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स है वो वर्क करेंगे। तो हमारी जो एक जीन थी उसने क्या काम किया, उसने जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट और ये दोनों कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, जिस इन दोनों में हमारे डिफरेंस बताया कि कौन से तो होस्ट हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन से होस्ट हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं है। किसमें हमारा जो वेक्टर है वो गया है, चाहे वो डिजायरेबल जीन के साथ हो या नहीं, पर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ या फिर नहीं, क्योंकि उसके पास जिस भी हमारे होस्ट के पास दोनों जीन होंगी या फिर कोई एक भी रेजिस्टेंट जीन होगी, वो क्या हो गया, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें। पर इस वाले के पास क्या थी, हमारी दोनों ही जीन नहीं थी, तो इस वाली जीन, तो हमारी एम्पिसिलिन से हमें क्या पता चल गया कि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के किस में हमारा जो वेक्टर था वो गया और किस में हमारा वेक्टर नहीं गया। और जो हमारी दूसरी जीन थी टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, पर इसके पास क्या थी, हमारी दोनों ही जीन थी। टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंट थी इसमें भी, और इसमें टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव जीन थी, जो कि हमने कैसे करी, जो हमारी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी उसमें इंसर्ट कर दिया हमने अपनी डिजायरेबल जीन। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन थी वो कैसी बन गई,
टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस भी होस्ट के पास हमारे टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन जिसके भी पास होगी वो कैसा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब उसके पास डिजायरेबल जीन नहीं है। और जो दूसरा होस्ट होगा वो कैसा होगा, उसके पास डिजायरेबल जीन होगी और उसके पास रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन की नहीं होगी। तो एक जीन ने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंस क्रिएट करा और बताया कि कौन से होस्ट हमारे ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन से हमारे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई जिनमें। और दूसरी जीन मतलब कि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन ने हमें क्या बताया कि कौन से तो हमारे उसमें होस्ट में हमारे रिकॉम्बिनेशन हुए, मतलब डिजायरेबल जीन आई और किसी में हमारी डिजायरेबल जीन नहीं आई। तो ये जो हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं हम इनको इस तरीके से यूज करते हैं अपने नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। पर ये जो हमारा प्रोसेस था, ये इस प्रोसेस में हमारी क्या हुई, हमें दो प्लेटिंग करनी पड़ी। एक प्लेटिंग में क्या करा हमने, एम्पिसिलिन डाली, एक में हमारी प्लेटिंग में क्या हुआ, टेट्रासाइक्लिन डाली। तो इसमें क्या हो गया, ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही लंबा हो गया और बहुत ही क्या हो गया, कंफ्यूजिंग हो जाता है। दो बार हमें, एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि हमें दो बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है, सारे होस्ट पहले उसमें डालेंगे, उसको फिर चेक करेंगे कौन से में फर्दर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, और ग्रोथ भी इतनी जल्दी नहीं होगी, तो सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी दो बारी। तो इसलिए हमने क्या करा, ये जो हमारी PBr322 जो हमारी प्लाज्मिड थी, इसकी जगह हमने क्या करी, नई प्लाज्मिड डिजाइन करी PUC8, जिससे इसमें क्या हो रहा था, हमारे PB322 वाली में हमारे क्या था, सेलेक्टेबल मार्कर्स 2 स्टेप में हमें वेरिफिकेशन करवा रहे थे। ये क्या था, लेंदी प्रोसेस था और टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी और बहुत ही कंफ्यूजिंग था। क्यों पहले उसमें डालना है, फिर उसमें हमें चेक करना है कि कौन से कील हुए और कौन से में फर्दर ग्रोथ हुई, और फिर इसमें डालना है टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेटिंग में, इस सॉल्यूशन में डालेंगे, फिर चेक करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो रहा था। इसलिए क्योंकि इसमें कितने स्टेप आ रहे हैं, 2 स्टेप आ रहे हैं, 2 प्लेटिंग करनी पड़ रही है। इसलिए हमने क्या करा, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि कोई एक ऐसी प्लाज्मिड बनाए, ऐसी प्लाज्मिड को डिज़ाइन करे, एक्स्ट्रा वेक्टर बनाए जिसमें खाली हमें एक ही बार प्लेटिंग करनी पड़े और एक ही प्लेटिंग में हमें क्या पता चल जाए कि जो हमारे रेजिस्टेंट जीन है या फिर कौन से हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट्स नहीं है, हम डिफर कर पाएँ कि किस हमारे होस्ट में डिजायरेबल जीन गई और किस में नहीं गई। तो ये जो हमारी प्लाज्मिड है PUC8, इसकी हम वर्किंग पूरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।